बच्चों, न्यूटन की गति के नियम पर आधारित आज फिर एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें हमें गति की समीकरणें पहले बनानी होंगी। देखो क्वेश्चन क्या है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के दो गुटके, मतलब द्रव्यमान है दो, एक 5 किलोग्राम का है, एक 10 किलोग्राम का है, डोरी से घिरने की सहायता से लटकाए जाते हैं। जैसे बच्चों मान लो ये छत है, ये कोई घिरनी है और दो द्रव्यमान डोरी से, जैसे एक 5 kg का और एक 10 kg का, ये ऐसे डोरी से लटकाए गए। अब हमसे कहते हैं कि डोरी में तनाव, तो द्रव्यमान जब डोरी से लटकेंगे तो डोरी में खिंचाव उत्पन्न होगा, तो डोरी का तनाव बल तथा गुटकों का त्वरण क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि देखो एक द्रव्यमान हल्का है और एक द्रव्यमान भारी है, तो भारी द्रव्यमान नीचे की तरफ जाएगा, तो जब भारी द्रव्यमान नीचे गति करेगा तो ये 5 kg का डोरी की सहायता से ऊपर की ओर उठेगा। तो 10 किलोग्राम का द्रव्यमान जो है वो डोरी को नीचे खींचेगा, तो 5 किलोग्राम का ऊपर उठेगा। तो जो गति होगी उसका हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पहले हम गति की समीकरणें बनाए। जैसे 5 kg का जो द्रव्यमान लटका है, सबसे पहले उस द्रव्यमान का आप भार दिखाएंगे, और भार हमेशा नीचे की ओर लगता है। जैसे कोई पिंड m द्रव्यमान का है, तो m द्रव्यमान के पिंड का भार मैंने बताया था mg होता है। m द्रव्यमान का पिंड है तो उसका भार mg, तो 5 किलोग्राम का पिंड है तो 5 किलोग्राम का भार हो जाएगा 5g, और जैसा किधर होगी नीचे की ओर। और जब 5 किलोग्राम का भार नीचे की तरफ लगेगा तो डोरी में जो खिंचाव उत्पन्न होगा वो मैंने बताया था, डोरी जहाँ गुटके पे बंधी होती है उससे दूर की ओर। तो यहाँ डोरी बंधी हुई है, तनाव जो T उत्पन्न होगा वो गुटके से डोरी पर दूर की ओर। ये हो गए 5 kg पे लगने वाले बल। अब 5 kg की गति हो रही है, तो मैंने बताया था एक न्यूटन का बल ma लगाते हैं। तो ma वाला बल हम केवल तभी लगाते हैं जब गति हो रही हो, और ma वाला बल जो होता है वो गति के विपरीत करता है। तो अब इसकी गति किधर होगी? तो मैंने बताया 10 किलोग्राम का भारी है तो ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाएगा तो 5 किलोग्राम का कहाँ उठेगा? ऊपर। तो 5 किलोग्राम का जब ऊपर गति करेगा तो जो ma बल होगा वो नीचे लगेगा। m का मान 5 और a इसका त्वरण, तो इसका ma बल नीचे लगेगा। ठीक है। अब इसके बलों को इसी प्रकार दिखाएं। 10 kg के बल, तो द्रव्यमान m है 10, तो भार पहले दिखाओ mg, तो 10g भार नीचे की तरफ। डोरी में तनाव, यहाँ डोरी बंधी हुई है तो तनाव बल T डोरी पर बंधे होने से जिधर बंधी है डोरी उससे दूर की ओर। अब ये किधर गति करेगा? नीचे की तरफ, तो इसका ma बल किधर होगा? ऊपर। m का मान 10 और a इसका त्वरण। अब देखो दोनों जो डोरी से दोनों द्रव्यमान लटके हैं उनके बलों को बैलेंस करो कि जैसे 5 किलोग्राम के पिंड के लिए जो बलों को बैलेंस करें, तो ऊपर की ओर बल लग रहा है T, नीचे की दिशा में दो बल लग रहे हैं 5G और 5A, तो ऊपर के कुल बल बराबर नीचे के कुल बल। तो इन बलों को बैलेंस करो, तो ऊपर का कुल बल है केवल T बराबर नीचे की दिशा में दो बल है 5A प्लस 5G। इसे हम कह रहे हैं समीकरण। ये एक समीकरण बन गई 5 kg के पिंड के लिए। अब इसी प्रकार 10 kg के पिंड के लिए समीकरण बनाया। ऊपर के बल और नीचे के बलों को बैलेंस करो, तो ऊपर के बल है T और 10 है, ये ऊपर लग रहा है, तो ऊपर के कुल बल ये T और 10 को जोड़ने पर मिलेंगे, और नीचे का बल है केवल 10G। तो 10 किलोग्राम के लिए समीकरण बनेगी T प्लस 10 बराबर 10G। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम आपस में ऐसे हल करेंगे कि एक बार हमें डोरी का तनाव T मिल जाए और एक बार गुटकों का त्वरण A ज्ञात हो जाए, क्योंकि हमसे डोरी का तनाव T निकलवा रहा है और गुटकों का त्वरण A निकलवा रहा है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 से T का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 में T का मान है 5A प्लस 5G, ये T की वैल्यू 5A प्लस 5G है, समीकरण 2 में लगा देना है। तो T की
5a प्लस 5g और प्लस है 10a बराबर 10g। अब देखो इसे हम हल करेंगे तो हमें त्वरण a ज्ञात हो जाएगा। 5a और 10a हो गए 15a प्लस 5g बराबर 10g। तो 15a बराबर 10g और प्लस 5g तक ले जाओ तो माइनस 5g। तो 15a बराबर 5g, तो a बराबर हो गया 5g बटे 15। इन्हें कैंसिल कर लो, 5 कम 5 या 15, तो g बटे 3। और यहाँ g का मान लगा दो, g का मान है 10 दिया हुआ है, 10 बटे 3। तो ये हो गया गुटकों का त्वरण 10 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतने त्वरण से गुट की गति करेंगे। अब हमें तनाव बल निकालना था, तो a का मान उठा के किसी एक समीकरण में लगा दो, चाहे पहली में चाहे दूसरी में, तो तनाव बल d ज्ञात हो जाएगा। तो हम a का मान समीकरण 1 में लगा दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है t बराबर 5a प्लस 5g। तो t बराबर 5 इंटू a का मान लगा दो, a का मान 10 बटे 3 प्लस 5 इंटू g का मान 10। इसे हल कर लें, 10 बटे 50 बटे 3 प्लस 50, एलसीएम लेके जोड़ लो, 50 प्लस 3 की 50 से गुणा 150 बटे 3। तो तनाव बल हो गया 200 बटे 3 न्यूटन। ये हो गया डोरी में तनाव बल, और ये निकल आया दोनों गुटकों की गति का त्वरण। इस प्रकार बच्चों जो भी सवाल की सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में हमें एक समीकरण याद नहीं रखनी है। इस प्रकार के सवालों में जो सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन को देखकर वहां समीकरणें तुरंत बनाई जाएंगी और उन्हें आप आपस में हल करोगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। बच्चों ये नियम क्या है, जैसे मैंने आपको एक बार इसी पाठ में सिद्ध करवाया था कि संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के बराबर होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, जहाँ पी संवेग है, डेल्टा पी का मतलब संवेग में परिवर्तन, डेल्टा टी का मतलब समय में परिवर्तन बराबर बल। तो संवेग में परिवर्तन की दर ये जो डेल्टा पी बटे डेल्टा टी है, ये वस्तु पर लगे बाह्य बल के बराबर होती है। ये बात हमें पहले से ज्ञात है। यदि वस्तु पर बाह्य बल ना लगे, मान लो कोई वस्तु है उस पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो बाह्य बल ना लगे तो F का मान 0 होगा। और अगर F का मान देखो इसमें 0 लगा देंगे तो रिजल्ट आएगा डेल्टा पी बटे डेल्टा टी बराबर 0। और इसमें जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो मिलेगा डेल्टा पी बराबर 0। अब बच्चों डेल्टा पी का मतलब है संवेग में परिवर्तन, तो डेल्टा पी बराबर 0 का मतलब है संवेग में परिवर्तन का मान 0 है। और संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे कि अंतिम संवेग जो वस्तु का है माइनस प्रारंभिक संवेग, ये परिवर्तन निकालने का सूत्र है कि अंतिम वैल्यू में से आप प्रारंभिक वैल्यू को घटा दो तो सब परिवर्तन आता है। तो संवेग में परिवर्तन की जगह मैंने लिखा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बराबर 0। तो माइनस का प्रारंभिक संवेग इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग। इसका मतलब है बच्चों कि यदि किसी निकाय पर या यदि किसी वस्तु पर हम बाहर से कोई बल आरोपित ना करें तो उस वस्तु का संवेग परिवर्तित नहीं होगा, या फिर कह सकते हो उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग आपस में समान होगा या संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। और यही कथन कहलाता है बच्चों संवेग संरक्षण का नियम। जैसे देखो लिखा है कि यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना हो तब उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित रहने का मतलब है संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह नियम हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। बच्चों इस नियम पर आधारित कुछ सवाल आते हैं, उन सवालों में ध्यान ये रखना होता है कि वस्तु पर बाहर से कोई बल आरोपित ना हो, तो हम जो भी निकाय है उसका प्रारंभिक संवेग अलग निकालेंगे, निकाय का अंतिम संवेग अलग निकालेंगे। आप दोनों को बराबर रख दोगे तो आपको जो रिजल्ट चाहिए होगा वो आ जाएगा। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि हम बंदूक में मान लो गोली लगी हुई है और हम बंदूक से गोली छोड़ें, तो आप देखते हो कि गोली आगे निकलती है, गोली आगे निकलती है और उसकी तुलना में बंदूक पीछे की तरफ प्रक्षेपित होती है। तो वही हमें बंदूक पर झटका पीछे की ओर लगता है।
तो कई बार सवाल ये पूछ लेते हैं कि जैसे गोली का कुछ द्रव्यमान दे दिया है, बंदूक का कुछ द्रव्यमान है और गोली इतने वेग से आगे निकल रही है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग निकलवा लेते हैं। तो देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे हल करेंगे कि इसी पर आधारित है संवेग संरक्षण के नियम पर। एग्जाम्पल हमने लिया कि माना हमारा बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M है और गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है। अब गोली छूटने से पूर्व अगर गोली नहीं छूटी है, प्रारंभिक स्थिति क्या है, गोली और बंदूक, गोली जो है बंदूक के अंदर रुकी हुई है, तो गोली छूटने से पूर्व तो बंदूक भी रुकी हुई है, बंदूक भी गति नहीं कर रही है और गोली भी गति नहीं कर रही है, तो फिर दोनों के वेग शून्य होंगे। मतलब गोली छूटने से पूर्व गोली का वेग जैसे हमने u1 कह लिया वो भी 0, बंदूक का वेग u2 कह लिया वो भी 0। लेकिन मान लिया कि गोली छूटने के बाद जब गोली छूट जाती है तो गोली का वेग स्मॉल v, तो गोली स्मॉल v वेग से आगे निकलेगी और बंदूक, गोली छूटने के बाद बंदूक पीछे हटेगी तो बंदूक का वेग कैपिटल V। लेकिन हमने इसमें माइनस चिन्ह लगाया है। माइनस चिन्ह का मतलब है बच्चों की बंदूक जो है वो गोली की विपरीत दिशा में गति कर रही है। गोली आगे चलती है तो बंदूक जो होती है, गोली छूटने के बाद बंदूक आगे नहीं बढ़ती, गोली आगे बढ़ती है तो बंदूक उसकी तुलना में पीछे हटती है। अब वेग एक सदिश राशि है ना, तो सदिश राशियों को हम चिन्ह सहित, दिशा सहित हल करते हैं। तो वेग जब आगे की दिशा में है गोली का और बंदूक पीछे की दिशा में जा रही है, उसके विपरीत जा रही है, तो बंदूक की दिशा विपरीत होने के कारण उसका हमने वेग -v करके माना है। ठीक है, ये गोली छूटने के बाद की स्थिति। अब हम देखो निकाय का प्रारंभिक संवेग ले रहे हैं, तो निकाय के प्रारंभिक संवेग का मतलब है निकाय किस किस से मिलकर बना, गोली और बंदूक, तो गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग। अब संवेग कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान और वेग की गुणा। तो हम निकाय का प्रारंभिक संवेग ले रहे हैं तो प्रारंभिक द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग, तो गोली का प्रारंभिक द्रव्यमान स्मॉल m और गोली का प्रारंभिक वेग है 0, प्लस बंदूक का संवेग, तो बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग, तो बंदूक का वेग भी 0 है। तो ये तो गोली छूटने से पूर्व दोनों के वेग 0 है, इसलिए निकाय का प्रारंभिक संवेग है 0। अब निकाय का अंतिम संवेग कितना होगा, तो गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग लो, तो गोली का संवेग तो गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग, तो गोली का द्रव्यमान स्मॉल m लगाया और गोली का वेग स्मॉल v, प्लस बंदूक का संवेग तो बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M इंटू बंदूक का वेग -v। तो ये हो गया m स्मॉल v और इस माइनस से प्लस चिन्ह हो जाएगा माइनस कैपिटल M कैपिटल V। अब चूंकि बंदूक पर बाहर से कोई बल नहीं लगा, गोली पर बाहर से कोई बल नहीं लगा, इसलिए संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा कि अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग की वैल्यू स्मॉल mv माइनस कैपिटल mv और बराबर प्रारंभिक संवेग की वैल्यू 0। तो माइनस कैपिटल M इधर ले जाए तो प्लस के हो जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा स्मॉल mv बराबर कैपिटल mv। और बच्चों इस सूत्र से जो ये सूत्र बना स्मॉल mv बराबर कैपिटल mv में स्मॉल m आपके गोली का द्रव्यमान है, कैपिटल M आपका बंदूक का द्रव्यमान है, स्मॉल v गोली का वेग है और कैपिटल V बंदूक का पीछे हटने का वेग है। इस सूत्र से आपसे गोली का वेग v भी निकलवा सकते हैं सवालों में या बंदूक का वेग कैपिटल V निकलवा सकते हैं। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके जब बंदूक से गोली छूटने का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम इस फॉर्मूले से उसे हल करेंगे और इस फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल हम कल करेंगे।